गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे थे और स्टैटिक्स में हम लोग सारी चीज़ों को समझे थे कि आखिर स्टैटिक्स किस ब्रांच से कैसे और कहाँ से मिला है और ये कहाँ का टॉपिक है और हमारे सिलेबस में ये टॉपिक कहाँ दिया गया है और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और फिर उस स्टैटिक्स के बारे में हम लोग ये भी जाने थे कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं और फिर उस चैप्टर में हम लोग कैटनरी चालू किए थे और कैटनरी के डेफिनेशन को भी हम लोग समझे थे। जैसे कैटनरी के डेफिनेशन को हम लोग बताए थे कि ये एक स्ट्रिंग होता है जो फ्लेक्सिबल होता है और इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड नहीं किया जाने वाला और फ्लेक्सिबल होता है मतलब फ्लेक्सिबल समझ रहे हैं बातों को, तो फ्लक्चुएट कर सकता है। जैसे हम तार का एग्जाम्पल भी दिए थे और फिर इसके बारे में हम एग्जाम्पल भी एक दिए थे आपको कि दो बिजली के खंभे के बीच खींची गई तार है अपने दो एक्सट्रीमिटीज के दो जैसे जिसको समझ रहे हैं वो बंधी रहती है और उसमें कुछ लूजनेस आता है। वो लूजनेस जो आपको दिखता है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उसमें झुकाव आपको दिखता है और इसके लिए उस स्ट्रिंग का उस तार का वेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है थोड़ा, क्योंकि उसमें यदि वेट नहीं रहता वेटलेस रहता तो एयर हवा के फोर्स से वो आप जैसे पत्ता वो तैरते रहता है तो उसी तरह तैरता तो उसमें वेट और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो झुका हुआ रहता है। और इसके डेफिनेशन में तो हम लोग जान ही गए थे कि डेफिनेशन को समझ भी लिए थे। अब हम आप जा रहे हैं हम लोग इस पे डिस्कस करने के लिए कि हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं क्या कि इसका इक्वेशन किस टाइप का होगा। एक बात याद रखिएगा, इससे जो एक क्वेश्चन कैटनरी से आएगा वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें ए और बी क्वेश्चन रहेगा और जो ए रहेगा वो जो डिस्कस कर रहे हैं इसी से ए क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का और इसका बी नंबर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो इसी पे प्रॉब्लम रहेगा। बातों को समझ गए होंगे, इसी पे प्रॉब्लम रहेगा। तो कहने का अर्थ ये साफ हो गया कि आपको डेफिनेशन जो दिए थे वो याद करना है और ये डिस्कस जो कर रहे हैं ये भी आपको कंप्लीट करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी सारी चीजों को हम पढ़ाते हुए धीरे 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 स्टेप वाइज आगे निकलेंगे। नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कितनों लिख लिख के याद कीजिएगा बाद में नहीं होगा, जो भी होगा अभी होगा साथ में ही होगा। तो ये आपको करना है और आप लोग बहुत कर भी रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि कॉपी नहीं मिल रही है, किताब की दुकानें सुबह और शाम खुल रही है, आप जरूर वो जा करके कॉपी ले लें यदि नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हो नोट बनाना आप ना भूलें और जरूर बनाएं। चलिए आते हैं इसके डिस्कस पे हम लोग इक्वेशन इसका कंसिडर करेंगे, इंटीजर इक्वेशन निकालेंगे। आइए लिखते हैं डिस्कशन ऑफ कॉमन कैटनरी। This question of common category. Let us consider a uniform flexible and inextensible string and chain which hangs between two points not in the same vertical line, that is, let us consider a common category
कैटरनरी। बातों को समझ गए होंगे। यदि आपको वो जो बड़ा में शुरू दैट इज के पहले लिखे याद न रह सके तो उसके लिए आप सिर्फ छोटी सी बातों को लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए कॉमन कैटनरी। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि एग्जाम में आएगा डिफाइन एंड डिस्कस, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन तो कल वाला याद रखना ही है, पिछले लेक्चर वाला, तो वो जरूरी है कि आपको ये याद, और दोनों सेम लिखा जाता है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट जब करते हैं डिस्कशन जब स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ सेम रहता है। और प्रैक्टिस पर है, सारा चीज़ प्रैक्टिस पे है और आपके दिमाग लगाने पर है। आप जिस चीज़ पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वो चीज़ में आप ज़्यादा पारंगत होंगे। फोन में ज़्यादा दिमाग लगाइए तो फोन में पारंगत होंगे, और इसमें लगाइए तो इसमें होंगे। फोन कुछ दिन में बदलना पड़ जाएगा, ये पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्या किए कि एक कॉमन कैटनरी लिए 7 शब्दों में, और दूसरी बात कहें तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग लिए जो फ्लेक्सिबल है और इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है उसको। यदि तार एक्सटेंसिबल होता तो वो खींचा करके नीचे आ जाता तो डेंजरस हो सकता था। तो इनएक्सटेंसिबल याद रखिएगा। फ्लेक्सिबल होगा, ये नहीं कि वो रॉड की तरह कड़ा होगा। बातों को समझ गए होंगे। इसके बाद जो होगा वो वर्टिकल लाइन, यानी कि सेम वर्टिकल लाइन में नहीं होगा, इस तरह के वर्टिकल लाइन में होगा। हम कोशिश करेंगे अगले दिन एग्जाम पल के लिए इस तरह में, ठीक है। और एक यहाँ इस पॉइंट पे हैंग रहेगा और एक इस पॉइंट पे रहेगा। फिगर बनाएंगे, फिगर बनाते हैं। आइए ये समझ लीजिए इस तरह से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह का रहता है ना, पोल में लगा हुआ आप देखते होंगे बिजली के खंभे में। और ये समझ रहे होंगे बात को, और ये भी समझ रहे होंगे। आइए अब हम लोग जैसे जैसे लिखेंगे, इसमें तो सब चीज जानते हैं। कौन स्पेन है, स्पेन बैक, और ये एक्सिस ऑफ कैटनरी, ये पॉइंट ए मान लेंगे और ये बी मान लेंगे। बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ ए एंड बी कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ए एंड बी नॉट इन सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन नहीं है, ये अलग अलग है। ये समझिएगा वर्टिकल लाइन चल रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स बना देते हैं, एक ये डायरेक्ट्रिक्स बना दी है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ये इसके बारे में तो आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं बोलिए? सी, कैपिटल। ये एक तरह से कोऑर्डिनेट होता है, समझिएगा बातों को। ये कोऑर्डिनेट होता है, ये C0 होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। बात को समझ गए होंगे। तो ये C आ गया। चलिए लेते हैं लेट। नाउ यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ लिख लेने के बाद फुल स्टॉप दीजिएगा और फिर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। लेट C be the lowest point of the कैटनरी। ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉन एज सी बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटनरी। नॉन एज क्या कहलाता है बताइए? नॉन एज वर्टेक्स, वो वर्टेक्स कहलाता है। एंड और पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द कैटनरी। बात समझ गए होंगे। P be any point on the catenary, देखिएगा P be any point on the catenary। क्लियर है? अभी तक दो बात, पहली बात दूसरी बात क्लियर है। चलिए लेट, फिर से लेट W be the वेट। हाँ एक जरा सा चीज है, एक थोड़ा सा चीज देखिए। ये क्या लोएस्ट पॉइंट और ये
ठीक है, ये क्या है सी लोएस्ट पॉइंट है और ये पी कोई ये पॉइंट है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको एस मान लीजिए, ठीक। और ये आर्क कहलाता है सच दैट इस प्रकार से कि सी पी इज इक्वल टू एस। बात समझ के आएंगे, सी पी इज इक्वल टू एस। लेट W be the weight of the string, weight of the arc CP। बात को समझ गए, फिर से एक बार देख लीजिए। CB the lowest point, PB any point on the catenary such that CP is equal to F arc CP, चाप CP arc CP is equal to S। अब क्या किए, ये जो आर्क दिख रहा है CP, इसका कुछ तो वेट होगा टुकड़े का, उस टुकड़े का वेट मान लिए W, स्मॉल W। तो दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए ऊपर मिटा लेते हैं। अच्छा, let the tangent at P, let the tangent at P which makes, साथ ही लिख लेते हैं, which makes angle phi with डायरेक्ट्रिक्स के साथ। देखिए स्टेप स्टेप लिख रहे हैं, स्टेप स्टेप फिगर बना रहे हैं, समझ गए होंगे। हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किए, लेट द टेंजेंट एट पी, देखिए ड्रॉ किए, विच मैक्स वो एंगल बनाता है, साई, एंगल का नाम क्या है साई, विथ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसको आप तो जान ही रहे हैं, और ये एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है भाई, साई बनाता है। अब देखिए एकदम इजी है, 4-5 स्टेप पे खत्म हो जाता है। अब लेट T and T0 be the tension at point P and C respectively। समझिएगा बात को, यहाँ P पॉइंट है ना, जब यहाँ पे ये चीज हैंग है, तार प्रेशर लगा रहा हो, खींच रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ, और वो ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, तार ऊपर जो बंधा हुआ है, ऐसे बंधा हुआ रहता है तो दोनों जगह ताकत लगता है ना, ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा, वो उसकी तरफ खींचना चाहेगा, तो वहाँ टेंशन होता है। फोर्स का एक रूपांतरित चीज है टेंशन। तो वो जो टेंशन यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट हम लोग कंसिडर किए हैं, टेंशन यहाँ से यहाँ तक में रहेगा, तो यहाँ भी टेंशन लगेगा कि नहीं, तो उस पॉइंट पे जो टेंशन लगेगा उसको T कह देंगे, और जो इस पॉइंट पे टेंशन लगेगा उसको T0 कह देंगे, वो नोटेशन इधर देंगे। ये मान लीजिए L, ये T हो गया, ये L हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आएंगे।
let T0 be the tension at point B and C respectively। चलिए इधर नीचे मिटाते जाते हैं, चीजों को लिखते जा रहे हैं, समझते जाइए। लेट अब फिगर तैयार कर लेते हैं प्रॉपरली। यहां से यहां तक को हम जानते हैं वो S है ना। अच्छा, इसका वेट अभी लिखे थे W, वेट W है, डिस्टेंस S है, और वो किसके अधीन है, किसके एक्शन ऑफ फोर्सेस है, अंडर ऑफ ग्रेविटी, जमीन की तरफ। तार दिमाग में रखेंगे, वो जमीन की तरफ खींच रहा है, तो इसमें जो लगेगा जमीन की तरफ वर्टिकल। अब वो जो लगेगा फोर्स वो कैसा लगेगा, W वेट लगेगा, यहाँ लिखते हैं W लगेगा, और ये S लगेगा। क्लियर है। अब देखिए ये टेंशन इधर की तरफ भी खिंचा रहा होगा और वो इधर की तरफ भी खिंचा रहा होगा। वो आप इमेजिन कीजिए कि तार ऐसे है, उस तार के बीच में जाकर के ये इसका वर्टेक्स हो गया और ये यहाँ हो गया। अब उसके बीच में जाके आप गेस कीजिए कि कोई उसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, ऊपर जो बंधा हुआ है, और नीचे वो जो वर्टेक्स है ये चीज वो नीचे की तरफ खींच रहा होगा, नीचे लाना चाह रहा होगा। तो यहां से यहां तक के तार में तनाव आया होगा। बात समझ रहे हैं। तो वो जो तनाव आया होगा तो किस तरह का आया होगा, एक उस एंगल में खिंचाव जा रहा होगा और एक ऊपर वाले एंगल में खिंचा जा रहा होगा। समझ रहे हैं बात को। और इसके वेट के कारण इतना सा का खिंचाव नीचे जा रहा होगा। अब देखिए उधर जो खिंचाव जा रहा होगा वो इससे बैलेंस हुआ होगा, क्योंकि वो इधर खींच रहा है, ठीक है। और जो ये नीचे खींच रहा है ये ऊपर से बैलेंस हुआ होगा, क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम में रहता है ना। कभी देखते हैं वो ऐसे पूरा दौड़ रहा है, वैसा तो नहीं। आप जब भी देखेंगे यदि बाहरी फोर्स न लगे, हवा वाला फोर्स, तूफान वाला फोर्स न लगे, तो तब तक वो इक्विलिब्रियम में देखते हैं ऐसा स्थिर रहता है, एकदम बहुत अच्छा देखने में महसूस होता है, ठीक है। तो वो एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। ये पहले ये भी बता दें कि ये इससे इक्विलिब्रियम में रहता है और ये इससे इक्विलिब्रियम में रहता है। अब प्रश्न उठता है कि वो क्या चीज होगा और ये क्या चीज होगा। तो हम आपको लिख देते हैं, इसके बाद फिर समझा भी देते हैं। डायनामिक्स में समझाए भी थे। ओ अच्छा, आप लोग को तो डायनामिक्स पढ़ाई में है। टी कॉस साइन, और ये चीज जो होता है टी साइन साइन होता है। और ये एंगल साइन बन रहा है, तो यहां भी एंगल जो आपका बन रहा होगा वो कैसा एंगल बन रहा होगा, साई एंगल बन रहा होगा। बातों को आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए तो ये चीज और ये चीज, तो अब प्रश्न उठता है कि ये टी कॉस क्यों हुआ और ये टी साइन क्यों हुआ। आप कैसे याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, याद रखेंगे तब जब आप समझ जाएंगे, तो समझने की जरूरत है। आइए, ये आप जानते हैं क्या होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। आप हमको बताइए, यदि ये एंगल साई है तो साइन साई इज इक्वल टू पी बाय एच। पी यही वाला होता है ना, हमको ये बता दीजिए। P इज इक्वल टू एच साइन साई। आपको इमेजिन करना है, ये P जो है आपका ये वाला लाइन है ना। तो अब आप यदि इस H को के T दे दें और इस H को हटा के यहाँ T देना पड़ेगा। बताइए कि जो आप ये वाला लाइन को आप इंडिकेट करेंगे वो T साइन साई से करेंगे कि नहीं। आइए, कॉस साई बराबर क्या होता है, कॉस साई बराबर हम लिखना चाहेंगे तो B अपॉन ये वाला B अपॉन T लिख रहे हैं, जिसको आप रिजल्टेंट भी कहते हैं, ये रिजल्टेंट लाइन। क्लियर है। तो अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं T कॉस साई इज इक्वल टू B। ये B क्या है, यही वाला लाइन है ना। और वो क्या आया, T कॉस आया। देखिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉस वाला यूज करेंगे। कॉस वाला यूज किया और इसके लिए हम लोग साइन वाला यूज करेंगे। बातों को समझ गए। अब आपको याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, नाउ
now the arc CP, ये अर्क जो CP है मेरा है, आपका है, किसका है? स्ट्रिंग का है। बातें याद रहेगी। CP ऑफ स्ट्रिंग is in equilibrium, ये इक्विलिब्रियम में होता है। अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। देखिए एक बात बताते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ भी लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको थ्री फोर्सेस दिख रहा होगा, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, या ऐसा भी कह सकते हैं, एक ये, दूसरा ये वाला T, तीसरा ये। ठीक है, तो ये तो बैलेंस करके रखा हुआ है ना, वो अलग बात है। तो आपको यदि मालूम पहले से रहे कि कितने फोर्सेस से वो इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की अवस्था में वो तार है, तो आप उसको बता दीजिए 3 फोर्स से 4 फोर्स से, और जब मालूम नहीं रहे तो ऑफ करके हम लोग बाद में फोर्सेस बताएंगे। बात को समझ रहे होंगे। तो अब जो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि वो जो आप बिजली के खंभे को देखते हैं तो वो कितने फोर्सेस से, वो जो इक्विलिब्रियम में रहता है वहां पे कितना फोर्स काम करता है। बात को समझ रहे होंगे, यहाँ देख भी रहे होंगे। ठीक है, इतना इतना इतना। फर्स्ट, टेंशन T at P, टेंशन T at P along किसके तरफ भाई है? तो TL। दूसरा, टेंशन T0 at C, along horizontal। बात समझ गए होंगे, horizontal। थर्ड, इट्स weight WS through its CG। vertically downwards। बात समझ गए होंगे। पहला तो आप समझ गए कि T पर, पॉइंट P पर T लग रहा है, पॉइंट C पर T0 टेंशन लग रहा है, और ये तीसरा जो है इसके CG, ये जो होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो कहाँ मेजर करता है भाई? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, CG। तो ये अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में जो है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ CG से वेट WS जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता था, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड से है। वही चीज लिखे हैं, इट्स वेट, किसका वेट? तो वही अर्क, द अर्क कहाँ गया? इसका वेट, इट्स मतलब द अर्क CP वेट, यानी कि इसका वेट, वेट कितना है भाई? WS है, WS को समझ रहे होंगे। थ्रू इट्स CG, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर इट्स का मतलब क्या? तो उसी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझ रहे हैं, अर्थ के वर्टिकली है, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं, डाउनवर्ड्स। क्लियर लिखना पड़ेगा बातों को, लिख लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। दीज आर, ये तीनों समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, रिजॉल्विंग these forces vertically and horizontally। रिजॉल्व होना, बातों को समझिएगा बस। रिजॉल्व हो रहा है मतलब क्या कि जैसे न्यूट्रल, बातों को समझते थे, न्यूट्रल, कोई भी चीज न्यूट्रल में रहता है मतलब वो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है वो भी रिजॉल्व हो रहा है। वर्टिकली, वो वर्टिकली रिजॉल्व हो रहा है और हॉरिजॉन्टली। बातों को समझ गए होंगे। तो वो कैसे रिजॉल्व हो रहा है देखिए, तो टी, ये आप देखेंगे कि T0 जो बैलेंस किए हुए हैं, T0 बैलेंस जो किए हुए हैं वो T cos साइन से बैलेंस किए हुए हैं, और ये हॉरिजॉन्टली हो गया। और वर्टिकली क्या भाई, तो WS बैलेंस रखे हुए हैं T साइन। बहुत इजी है, एकदम इजी है, क्लियर। ये उधर खींच रहा है तो ये इधर खींच के बैलेंस किया है, वो ऊपर खींच रहा है तो ये नीचे खींच के बैलेंस किया है। थोड़ा सा समझ लीजिए, हमको कोई उधर खींच रहा है और कोई उधर खींच रहा है, यदि दोनों बराबर खींच रहा है तो बैलेंस में है। अब ऐसा देखिए, यदि नीचे गड्ढा है और कोई अब नीचे हमको खींच रहा है, कोई हमारे सर के ऊपर से खींच रहा है, यदि ये दोनों बैलेंस के साथ खींच रहा है, इधर वाला और इधर वाला समान बल लगा रहा है, तो अब प्रोबेबिलिटी बनता है कि यदि नीचे वाला हमें जोर से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो नीचे खींच लेगा, और यदि ऊपर वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा तो हमको ऊपर खींच लेगा। कहने का मतलब यदि हम इसी तरह के हैं का मतलब, और इधर नहीं झुक रहे हैं और इधर भी नहीं झुक रहे हैं, मतलब दोनों बैलेंस, दोनों जो फोर्स लगाया है दोनों का इक्वल फोर्स है, दोनों साइड से अपनी तरफ जो खींच रहा है। और यदि हम ऐसे ही हैं, मतलब ऊपर खींचने वाला और नीचे खींचने वाला दोनों भी क्या है कि इक्वल फोर्स लगा रहा है, तो अब इस स्थिति में हम इसी तरह हैं, मतलब हम इक्विलिब्रियम में हैं। तो इक्विलिब्रियम में कब है, जब हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से बराबर बराबर फोर्स लगा रहा है और वर्टिकली दोनों साइड से बराबर बराबर फोर्स लगा रहा है। तो वही चीज देख रहे हैं, वर्टिकली दोनों साइड से बराबर बराबर फोर्स लग रहा है और ये भी बराबर बराबर लग रहा है, तब ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। बात समझ गए होंगे। आइए अब इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, अब दोनों को डिवाइड कर, तो लिखेंगे WS अपॉन T0 इज इक्वल टू T साइन साई बाय T cos साई implies WS T0 is equal to sin by cos tan psi. Let us assume T is equal to WS के जगह पे WC पुट कर देंगे, तो WS अपॉन WC इज इक्वल टू tan psi, ये और ये कैंसिल, F is equal to C tan psi। ये चीज जो निकला ये इंटीग्रेट इक्वेशन निकला। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेट
equation of common catenary। इसके बाद फिर छोटा सा कोई इक्वेशन यहीं से बढ़ेगा, कुछ इक्वेशंस और। तो हम लोग आज इक्वेशन के बारे में समझ गए, बातों को समझ गए होंगे। एक बार समरी ले लेते हैं फटाक से। एक इन फ्लेक्सिबल एंड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेते हैं या रिंग लेते हैं, ले लिए। ये which hangs freely under the action of gravitational force between 2 points A and B in not same vertical line। क्लियर हो गया। इसके बाद let C be any lowest point of the catenary, let C be any lowest point of the catenary and P be any point on the catenary such that C distance between C and P is equal to S। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, हाँ, ये जो अर्क है, ये अर्क का हम लोग वेट मान लिए थे। क्या वेट मान लिए थे? W मान लिए थे। यानी कि लेट W बी द वेट ऑफ द अर्क CP। और इसके बाद हम लोग क्या किए थे? टेंशन पे आए थे। वो टेंशन क्या था जी? तो लेट T and T0 बी द टेंशन एट पॉइंट P and C रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हम लोग क्या चीज पे आए थे? टेंजेंट पे आए थे। इस टेंजेंट पे let the tangent T at point कहाँ पर? point P पर which makes angle psi with directrix। क्लियर है? डायरेक्ट्रिक्स के साथ में एंगल क्या बनाता है? वो psi बनाता है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि let WS be the weight, ये हम लोग यूज किए थे, weight of the arc AC vertically downward। इन्हें लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूज तो हम करेंगे। ये चीज हो गया। इसके बाद हम लोग क्या किए, समझे कि ये T cos psi और T sin psi कहां से आया, ये बातों को समझ लिए। इसके बाद हम लोग कहे कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। वो 3 फोर्सेस एक्शन क्या था? पहला था एट पॉइंट P T, द टेंशन T एट पॉइंट P। दूसरा क्या था कि द टेंशन T0 एट पॉइंट C। और तीसरा क्या था कि इट्स वेट WS फ्रॉम इट्स थ्रू इट्स CG। इट्स CG मतलब अर्थ के CG से वर्टिकली डाउनवर्ड से, जो वहां पे नहीं लिखे यहीं पे प्रयोग किए, यही अच्छा होता भी है। तो ये हो गया। इसके बाद कह दिया कि रिजॉल्व कर जाता है इसका सारा फोर्सेस, यानी कि इसका फोर्सेस या टेंशन जो भी आप कहें वो रिजॉल्व कर जाता है। जिस तरह आप न्यूट्रल समझते हैं उसी तरह रिजॉल्व कर जाता है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो जो वर्टिकली रिजॉल्व करता है भाई, तो T sin psi, तो जो ऊपर की तरफ है तो उसके नीचे की तरफ न्यूट्रल करने के लिए WS लगा हुआ है। जो T cos psi है उसको न्यूट्रल करने के लिए T0 लगा हुआ है। तो वही दोनों इक्वेशन तैयार किए। इसके बाद हम लोग को 10 तैयार करना है, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट किए, और वो इक्वेशन तैयार करते हुए हम लोग यहां तक आए। और T0 के जगह पे हम लोग पुट क्या लेटर्स कंसीडर कर लिए? WC। W क्या है बात समझ रहे हैं, C क्या है वो भी समझ रहे हैं, वेट है और उसका वो चीज है। तो इसके बाद हम लोग F इज इक्वल टू C टेंसाइल निकालिए, वो इसका इंटीग्रेट इक्वेशन निकल गया। तो आज हम लोग इसके इक्वेशन के बारे में समझ गए, यहाँ तक आता है या इससे कुछ स्टेप बढ़ता भी है, तो वो भी अगले दिन हम लोग करेंगे। आज से सबसे मेन बात हम लोग क्या समझे आज, कि जो आप बिजली के खंभे में तार को लगा हुआ देखते हैं, बिजली के तार को जो हल्का सा लूज रहता है, तो वो क्या चीज है उसके बारे में समझे हम लोग। और वो इक्विलिब्रियम में रहता है, वो किस कारण से? तो अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। अब जब भी आप बिजली के वो पोल में उस तार को देखेंगे और वो अस्थिर देखेंगे, आप स्थिर देखेंगे, स्टेबल देखेंगे, तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे 3 फोर्स काम कर रहा है। कहाँ क्या क्या है वो तो आप समझ गए, T0 WS, ये तीनों इक्विलिब्रियम में रखे हुए रहता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हाँ चलिए, अगले दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।